चावल में 20 सब्जियां। माया और सुमन बैठी हुई हैं और साथ में चाय की चुस्कियां चल रही हैं। कुछ भी कह लो सुमन, बेटी हो तो तुम्हारे जैसी वरना ना हो। अरे ऐसी बेटियां तो आज के जमाने में अलादीन का चिराग लेकर ढूंढने निकलो तो ना मिले। हाँ, वैसे बात तो सही है माया तुम्हारी। मैं भी अपनी जवानी के दिनों में ना बिल्कुल ऐसी ही थी। चाहे सिलाई लो, कढ़ाई लो, बुनाई लो, हर चीज में एकदम परफेक्ट। और खाने का तो क्या ही कहना। सुमन जी के इसी खाने पर तो हम लट्टू हो गए थे कि भाई शादी तो हम इन्हीं से करेंगे। ऊपर से उन दिनों फिल्म आई थी, मैंने प्यार किया, बस तब तो ठान ही लिया कि विवाह तो हम सुमन से ही करेंगे। सुमन जी आपने बताया नहीं, भाई साहब इतने रोमांटिक भी हैं। अरे इनको तो जाने ही दो, क्या बताएं हम इनका। ऐसे हमारे घर के आगे पीछे चक्कर काटते रहते थे। मतलब भाई साहब भी कोई कम नहीं थे। अच्छा मैं क्या कह रही थी भाभी, अपनी नीमा के लिए कोई रिश्ता नहीं देख रही हो? सोच तो रही हूँ, थोड़ा यही लगता है कि नीमा और थोड़ी बड़ी हो जाए। अरे और कितना बड़ा करोगी, सब अच्छे से संभाल तो रही है नीमा, उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो बस अब रिश्ता देखना शुरू कर दो। कहो तो अभी यहाँ बैठे बैठे एक रिश्ता अच्छा बता दूं। अगर ऐसी बात है तो लगे हाथ बता ही देना माया, बात बन जाए तो बढ़िया है। क्यों जी, अखबार में घुसे हुए हो? सही कह रही हूँ ना? तो हाँ सुमन जी, आप कभी गलत कहती हैं क्या? देख रही है तुम माया। अच्छा बता, किस लड़के के बारे में तो बात कर रही थी? मेरी मौसी का बेटा है, लड़का तो जैसे कलयुग में राम मानो, इतना सीधा सच्चा, आज तक कभी उसकी तेज आवाज नहीं सुनी। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर कल ही बात चलाओ। हमारी नीमा बिटिया भी एकदम सीधी सच्ची है, घर के हर काम में निपुण है। अरे अब तुम्हें क्या ही बताना, तुम्हारी तो रोज की देखी हुई है। रोज की देखी है तभी तो बात चला रही हूँ। चलो भाभी मैं आज ही अपनी मौसी से बात करती हूँ अंकुर के लिए। हाँ बात कर लो, और जन्म पत्री भी लगे हाथ मांग ही लेना। जी भाभी। इतना कहकर माया जी अपने घर आती हैं और अपनी मौसी अनीता जी को फोन घुमाती है। नमस्ते मौसी, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ माया, तुम कैसी हो? बड़े दिनों बाद आज याद किया। हाँ मौसी, बड़े दिनों बाद याद किया, और एक अच्छे काम के लिए भी। अच्छा बता बता माया। अरे अपने अंकुर के लिए बढ़िया सी लड़की का रिश्ता लेकर आई हूँ। अच्छा तो भाई बता जल्दी से माया, मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ। बड़ी बहू के बाद वैसे ही मेरी जिम्मेदारियां काफी कम हो गई हैं। अरे मेरी पड़ोसन नहीं है सुमन भाभी? अरे हाँ हाँ, तुम्हारे मुंह से नाम तो काफी बार सुना है सुमन जी का, एक दो बार तुम्हारे यहाँ फैमिली फंक्शन में भी देखा है। बस उन्हीं की बिटिया है नीमा। अच्छा इतनी बड़ी बिटिया हो गई उनकी? अगर सब कुछ सही लग रहा है तो तुम बात चलाओ, फिर देर कैसी। मौसी जन्म पत्री भेज देना। हाँ हाँ ठीक है। सुमन जी और पंडित जी बैठे हुए हैं और जन्म पत्री देख रहे हैं। अरे सुमन जी कहाँ से लाई है ये कुंडली? इतनी बढ़िया कुंडली है, जैसे राम सीता जी की, पूरे 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं। अच्छा पंडित जी, और भी सारी चीज अच्छे से देख लिए ना? हाँ जी यजमान, ये ग्रह मैत्री भी पूरी मिल रही है, कहीं से कहीं भी कोई कमी नहीं दिख रही इस रिश्ते में। धन्यवाद पंडित जी, लीजिए आपकी दक्षिणा, और शादी भी आप ही को करवानी है। अब मैं लड़के वालों से बात करके फिर शुभ मुहूर्त निकलवाने आती हूँ आपके पास। अरे फिर दोबारा आना होगा आपको। रुकिए, मैं आपको अभी ही बढ़िया सा मुहूर्त इस जन्म पत्री के हिसाब से बता देता हूँ। अगर आपकी बात बन जाए तो आप बस उसी विवाह मुहूर्त को आप शुभ मानिएगा। आपकी ये बात भी सही है पंडित जी। लीजिए यजमान, इससे बढ़िया बात क्या ही होगी। आज से ठीक 45 दिन बाद एक बेहद शुभ मुहूर्त बन रहा है, तो आप आज ही जाकर इनसे बात कीजिए और जितनी जल्दी हो सके विवाह की तैयारी कीजिए। ठीक है पंडित जी। पंडित जी से बात करके तो सुमन जी मानो एकदम संतुष्ट हो गई और बड़ी ही खुशी से मुस्कुराते हुए घर पहुंची। अरे भाई कहाँ चली गई थी सुमन जी, कितनी देर हो गई। ये फोन घर पर भूलने की आदत में आज तक सुधार नहीं आया। कितनी फिक्र हो रही थी मुझे आपकी, और ऐसी भरी दोपहरी में कहीं ना जाया करो। देखो कितनी चटक धूप पड़ रही है, कहीं आपका ये हसीन चेहरा मुरझा गया तो। आप भी ना, बच्चों की शादी की उम्र हो चली है, लेकिन आपकी ये इश्क मिजाजी कम नहीं हो रही। अच्छा बाकी सारी बातें छोड़ो, ये जो रिश्ता उस दिन माया ने बताया था ना, आज उसी की पत्रिका लेकर पंडित जी के पास गई थी। अब आपको तो फिक्र है नहीं कि बिटिया बड़ी हो रही है। अच्छा बताओ सुमन जी, क्या कहा पंडित जी ने? पंडित जी ने कहा है जोड़ी मानो राम सीता की है, 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं। ऐसी कुंडली कहीं लाखों में एक होती है।
अच्छा जी। हाँ, उनका कहना है आंख बंद करके हाँ कह दो। नहीं, आंख बंद करके तो नहीं, हम अपनी दोनों खुली आंखों से नीमा बेटी से बात करके ही रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अब सुमन जी और सुनील जी नीमा से बात करते हैं। नीमा की तरफ से हाँ होने के बाद माया जी सबको लेकर अंकुर के घर पहुंचती है। मौसी कहाँ हो? हाँ, ये माया दीदी बैठिए। मम्मी जी बस अभी बगल में गई हैं, अभी ही उनको कॉल करके बुलाती हूँ। तब तक नेहा सबके लिए पानी लाती है। इसी बीच नेहा के ससुर सतीश जी भी आ जाते हैं। और कैसे हैं आप मौसा जी? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ माया, बहुत दिनों बाद आई। जी बहुत दिनों बाद आई और इतने सारे लोग लाई हूँ अपने अंकुर के रिश्ते की बात करने के लिए। अच्छा। हाँ, मुझे अनीता जी ने बताया तो था। नमस्ते भाई साहब, भाभी जी कैसे हैं आप? हम एकदम बढ़िया हैं, आप लोग कैसे हैं? हम भी अच्छा है। तब तक अनीता जी भी आ जाती हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। माफी चाहते हैं, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। माया जाकर अपनी मौसी के गले लग जाती है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आस पड़ोस में जाना आना तो लगा ही रहता है। अरे जाना आना तो मेरा कम ही होता है, लेकिन ये बगल वाली सुनीता भाभी के यहाँ इनके बच्चों को ना मेरे हाथ का बना पुलाव बड़ा ही पसंद है, तो आए दिन बस इसी एक काम के लिए उनके घर आना जाना होता है। अच्छा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अच्छा बहन जी, मैं ये कह रही थी कि वो इन दोनों बच्चों की पत्री में पंडित जी को दिखा लाई। बड़ा ही अच्छा मिलन कह रहे हैं पंडित जी तो। उनका कहना है कि राम सीता की जैसी जोड़ी है। अच्छा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो फिर कल ही इन दोनों बच्चों को आपस में मिल लेने दो, अपने मन की बातें जान लेने दो, फिर बढ़ाते हैं शादी की बात आगे। जी ठीक है। वैसे भी पंडित जी ने 45 दिन बाद का शादी का मुहूर्त बताया है। अगर सब कुछ ठीक लगता है तो हम कल ही बात पक्की कर लेंगे। हाँ भाई, हमें भी इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं लग रही। आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो तो आप हमें बता दीजिए, कुछ लेन देन जैसा। अरे भाई, क्यों हमें शर्मिंदा कर रहे हैं? अरे हम गायत्री समाज वाले हैं, दहेज लेना और देना दोनों ही पाप समझते हैं। इसलिए बस खुशी खुशी आपकी बिटिया हमारे घर आए, हम उसी में खुश हैं। आपके विचार अति उत्तम है। आज के इस देखने दिखाने के समय में कोई ऐसा भी हो सकता है? ये तो बात ही बेईमानी सी लगती है। अरे हमने तो अपने बड़े बेटे की शादी भी 51 रुपए के शगन से की थी। बहुत सुंदर। बात करके सुनील जी और सुमन जी अपने घर आ जाते हैं। ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमारी नीमा की किस्मत ऊपर वाले ने बहुत ही फुर्सत में लिखी है। सही कह रही हो अब सुमन जी, बस कल ये दोनों मिल ले और बात बन जाए। अगले ही दिन अंकुर और नीमा एक दूसरे से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और एक ही नजर में दोनों एक दूसरे को भा जाते हैं और शुभ मुहूर्त पर उनकी शादी हो जाती है। आओ बेटा, ये कलश को पैरों से गिराकर अंदर आओ। मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इस कलश को हाथों से गिरा सकती हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अनाज को पैर नहीं मारना चाहिए। अरे भाई अनीता, तुझे बहू क्या कोहिनूर मिल गया है। क्या ही बढ़िया विचार है बहू के। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। तू हाथ से ढरका के अंदर आ जा। दादी के मुंह से निकले ये शब्द वहीं पास में खड़ी नीमा की जिठानी को बिल्कुल राज नहीं आए, क्योंकि उसे अपने इतने सालों का सिंहासन डोलता सा नजर आने लगा। बड़ा ही उत्तम विचार, ऐसा क्या खास कह दिया उसने? ये बुढ़िया भी ना, इतने सालों से मैं बना बना कर खिला रही हूँ, सेवा मैं कर रही हूँ, लेकिन आज नई बहू को देखकर पार्टी बदल ली। इसे कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। नेहा, नेहा। जी मम्मी जी। अरे किस सोच में डूब गई हो? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ और तुम हो के सुनी नहीं रही हो। सॉरी मम्मी जी। जाओ, नीमा को उसके कमरे में ले जाकर उसके कपड़े चेंज करने को कह दो और थोड़ा आराम भी कर ले। ठीक है मम्मी जी। आओ नीमा, चलो तुम आराम से कपड़े चेंज करके थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। जी भाभी। नेहा नीमा को उसके कमरे में छोड़कर बाहर आती है। थोड़ी देर में नीमा भी बाहर आती है। अरे नीमा, तुम आराम करो ना, कल पूरा दिन बहुत थक गई होगी ना। अरे नहीं मम्मी जी, वो अपनी जगह है, लेकिन घर पूरा मेहमानों से भरा हुआ है। आप और भाभी अकेले इतने कामों में लगी हैं। आप भी तो कल के थके हुए हैं, और फिर बाकी की रस्में भी तो होनी होगी ना मम्मी जी। अनीता भाभी, कुछ भी कहो, बहू तो आपको सच में लाखों में एक मिली है। इतनी समझदार लड़की आप कहाँ मिलती है? हाँ, बहुएं तो मेरी दोनों ही समझदार हैं। अच्छा चलो, अब तुम आई गई हो तो लगे हाथ अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो। अच्छा, क्या बनाओगी नीमा? जो सब अच्छे से खाएं मम्मी जी। मीठा ही बनेगा ना, हलवा बना लेती हूँ।
या फिर खीर कैसी रहेगी? वैसे मुझे तो मालपुआ भी आता है बनाना। क्या बात है, तुम्हें मालपुआ बनाना भी आता है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे और नेहा दोनों को ही मालपुआ बनाना नहीं आता। तो फिर देर किस बात की, मालपुआ ही बना लो। लगे हाथ सबसे बढ़िया शकन भी मिलेगा। आखिर बहू की पहली रसोई जो है। ठीक है मम्मी जी। नेहा जाकर नीमा की हेल्प कर दो, उसे बता दो किचन में कहाँ क्या रखा है। भाई आज तो मालपुआ बनेगा जो कि नीमा को बनाना आता है। अच्छा, अब ये मैडम मालपुआ बनाएगी। आओ नीमा, चलो तुम्हें किचन में सब कुछ बता दूं। नीमा सबको बढ़िया मालपुआ बनाकर खिलाती है और सब नीमा की बड़ी तारीफ करते हैं। लो बहू, ये रहा तुम्हारा शकन। आज तो नीमा बहू तुमने मेरी आत्मा तृप्त कर दी। मेरी नानी बिल्कुल ऐसा ही मालपुआ बनाती थी, आज नानी की याद दिला दी। सुन रही हो नीमा बहू, ये बड़े ही किस्मत वालों को सुनने को मिलता है, क्योंकि तुम्हारे पापा जी ना बड़े ही मीन मेख वाले हैं। उन्हें किसी के हाथ का खाना जमता ही नहीं। जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो इनसे खाया नहीं जाता। हमारा इतना बड़ा खानदान है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिनके हाथ का खाना तुम्हारे पापा जी खाते हैं। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पापा जी। घर में बाकी सब लोग भी नीमा के हाथ के बने मालपुए की तारीफ करते थकते नहीं। शाम होते होते सबको फिर से भूख लगने लगती है। मम्मी यार बहुत भूख लग रही है, लेकिन पूरी पराठा जैसे कुछ भी नहीं खाना। माँ बात तो अंकुर की सही है, कुछ बढ़िया सा बनाओ ना खाने में, लेकिन हल्का और इजी टू डाइजेस्ट। अरे भाई, इसमें तो इतना सोचने वाली बात ही क्या है। हमारे घर की सबसे स्पेशल रेसिपी पुलाव बनाओ। वैसे भी शादी के चक्कर में 2 दिन वो बनानी, किसी और को तो नहीं जानता, पर मैं तो भाई पुलाव ही खाऊंगा। हाँ, हम भी पुलाव खाएंगे। हाँ, हम भी पुलाव ही खाएंगे। ठीक है, बस थोड़ी देर रुको, मैं तुम सबके लिए बढ़िया पुलाव बनवाती हूँ। थोड़ी देर में अनीता जी सबके लिए गर्मा गर्म पुलाव रेडी करती है और एक प्लेट नीमा के आगे भी रखी जाती है। मम्मी जी, ये तो वास्तव में ही बहुत ज्यादा टेस्टी है। सच बोलूं तो मैंने आज तक इतना टेस्टी पुलाव नहीं खाया। हाँ, मम्मी जी के हाथ का पुलाव वाकई में टेस्टी बनता है। मैं भी धीरे धीरे सीख गई हूँ। अरे मम्मी के हाथ के बने पुलाव के तो बड़े बड़े दीवाने हैं, फिर वो चाहे हमारे पड़ोसी हो या फिर मेरे फ्रेंड्स। तुम्हें पता है नीमा, जब मैं और भैया स्कूल जाते थे तो पूरे स्कूल में हमारे पुलाव की डिमांड रहती थी। हाँ यार अंकुर, तूने वो दिन याद दिला दिया। वो अपना दोस्त अमित और हाँ वो राहुल इनको तो माँ के हाथ का बना वेजिटेबल पुलाव हर रोज चाहिए होता था। अरे रहते भी तो यहीं थे, ये कॉर्नर वाले मिश्रा जी के घर में। अच्छा, राहुल भैया पहले यहाँ रहते थे? हाँ, नहीं तो क्या। अरे हम सब बड़ा ही हुड़दंग करते थे पूरा दिन। अब कहाँ, सब अपने अपने में बिजी है। घर के सारे मेहमान सुबह सुबह जा रहे हैं और अनीता जी उनको बाहर तक छोड़ने आई हैं। छोड़ आए मम्मी आप सब लोगों को? हाँ, छोड़ आए भाई। मेहमानों के जाते ही ना घर एकदम से सूना सूना हो गया। वो तो है, मेरी मम्मी भी कह रही थी घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। अच्छा मम्मी जी, आज क्या बनेगा खाने में? देखो बेटा, हमारे यहाँ तो पुलाव फिक्स है जो डेली बनता ही है। बाकी का दाल चावल रोटी बना लो, अब सबको हल्का ही तो खाना है। ठीक है मम्मी जी। थोड़ी देर में नीमा खाना रेडी करके सबको खाने के टेबल पर बुला लेती है। लाओ अनीता जी, पहले तो मुझे पुलाव ही देता, बाद में अगर एक चपाती खाने का मन हुआ तो ले लूंगा, नहीं तो अपने लिए तो पुलाव ही पर्याप्त है भाई। हाँ जी, आज तो आपकी छोटी बहू ने बनाया है खाना। अच्छा जी, तो फिर लाओ मुझे भी पुलाव दो। पहले जरा आज अपनी बीवी के हाथ का पुलाव तो चख लूं। अब जैसे ही सब खाने के टेबल पर पुलाव खाना शुरू करते हैं, सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अनीता जी, मुझे तो आप चपाती ही दे दीजिए, और हाँ, इतना पुलाव मुझसे खाया नहीं जाएगा भाई। हाँ मम्मी, मुझे भी कम ही कर दो। ये देखकर पास में खड़ी जिठानी नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं नीमा बड़े ही टेंशन में आ जाती है। क्या हुआ पापा जी, आपको पुलाव ठीक नहीं लगा क्या? अब नहीं, ठीक है बहू, बस ऐसे ही आज ना चावल कम खाने का मन है। नीमा, अगली बार पुलाव बनाना तो उसमें सब्जियां अच्छे से डालना। पुलाव तभी अच्छा बनता है जब उसमें सब्जियां ज्यादा हो। ठीक है मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। नेहा वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है। नीमा भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। क्या हुआ भाभी, किसी को पुलाव अच्छा नहीं लगा? ये तो मैं समझ गई, लेकिन कमी क्या रह गई? अरे नहीं, बढ़िया है नीमा, तुम परेशान ना हो, वो तो सब यूं ही कह रहे हैं। बस अगली बार ना सब्जियां ज्यादा डालना। अगले दिन नीमा फिर से सबके लिए पुलाव रेडी करती है। आज मैं देखती हूँ कैसे मेरा पुलाव अच्छा नहीं बनता। मैंने इसमें भर भर के सारी सब्जियां डाल दी हैं।
आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, फूल गोभी, बैंगन, कटहल, लौकी, तुरई, टिंडा। अरे अभी गिनने बैठू तो कम से कम 20 सब्जियां तो है ही। आज तो पक्का सब पसंद करेंगे। अब नीमा आज बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ पुलाव परसती है। आज तो मुझे भी बड़े ही जोर की भूख लगी है। और आज का पुलाव तो जबरदस्त बना होगा। क्यों? आज तो हमारी नीमा जी सुबह से पुलाव बनाने में लगी हुई है। अच्छा ऐसा है? तो फिर मुझे भी भूख लग गई सुनकर। लाओ भाई पुलाव मुझे भी दो। आज फिर से सबको पुलाव परोसा जाता है। अरे कटहल पुलाव में? क्यों पापा जी, अच्छा नहीं है क्या? नहीं नहीं ठीक है। बहू तुमने आज बैंगन, कटहल, लौकी भी डाल दिया पुलाव में? वो मम्मी जी आपने बोला था ना जितनी सब्जियां उतना ही बढ़िया, तो मैंने सारी सब्जियां डाल दी। अरे कोई बात नहीं, आज मैं बनाऊंगी शाम को। अब शाम को नेहा पुलाव बनाती है और सब बड़े ही मन से खाते हैं, जिसके लिए नेहा बड़ा ही इतरा रही थी। आज तो भाई मजा आ गया। हाँ मम्मी, आज सुबह का पुलाव किसने बनाया था? अरे क्या क्या अतरंगी सब्जियां डाली थी। मैंने ऑफिस में जैसे ही देखा तुरंत बंद कर दिया, नहीं तो ऑफिस में सब मेरा मजाक बना बनाकर जान खा जाते। हाँ आज ना पुलाव नीमा ने बनाया था सुबह। नीमा ने बनाया था? कोई नहीं नीमा, तुम भी सीख जाओगी जल्दी। नीमा उदास होकर किचन में चली जाती है। भाभी आप मुझे भी पुलाव बनाना सिखा दो ना। अरे नहीं नहीं नीमा, तुम्हारा भी अच्छा बना था, परेशान ना हो, धीरे धीरे सीख जाओगी। अब हर रोज जब भी पुलाव बनाने की बारी आती, नेहा काम का कोई ना कोई बहाना बनाकर पुलाव को नीमा के ऊपर छोड़ देती और बाद में सबके साथ बैठकर उसके मजे लेती। अब आज फिर से नीमा ने पुलाव बनाया था। आज फिर से पूरा कुकर बहकर पुलाव रखा हुआ है, किसी ने खाया क्यों नहीं? पता नहीं मम्मी जी क्यों नहीं खा रहे आजकल ये लोग पुलाव। नीता, जब तू इस घर में आई थी कितने साल की थी? मम्मी जी मैं तो 20 साल की थी। तब तुझे क्या आता था बनाना? मम्मी जी आप पूछ रही हैं, आप तो सब जानती हैं। मुझे तो आटा लगाना भी आप ही ने सिखाया था। तो फिर आज ये बात तू क्यों भूल गई? पिछले 15 दिन से देख रही हूँ छोटी बहू को सिर्फ इस घर के हिसाब का पुलाव बनाना नहीं आता। तो क्या तेरे हाथों में मेहंदी लगी है? अरे एक दिन उसको अच्छे से समझा दे, खड़े होकर बनाना सिखा दे। ठीक है मम्मी जी। इतनी बढ़िया बहू मिली है, उसे बाकी सब आता है। और अगर वो कोई एक चीज अगर तुम्हारे घर के हिसाब से नहीं बना पा रही तो इसमें हार तुम्हारी है, समझी अनीता? जी मम्मी जी समझ गए। नेहा बहू, तुमको भी नहीं लगा कि एक बार नीमा को अच्छे से सिखा दे? अरे ससुराल के शुरुआत में बीते यही दिन हर लड़की को अपने जीवन भर याद रहते हैं। ये मिश्री के जैसे मीठे भी हो सकते हैं और नीम के जैसे कड़वे भी। हाँ दादी, मुझसे गलती हो गई। थैंक यू दादी। और नीमा दादी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। आइए आज आपको ले चलते हैं प्रिया के ससुराल। बनारस की गलियों को लांघते हुए हम पहुंचते हैं मोहनवाड़ा, जहां प्रिया के ससुराल वालों को पहचानना बड़ा आसान था। प्रिया का घर एकमात्र ऐसा घर था जिसमें हर रोज 2 घंटे की रेसलिंग मैच चलती थी। बस ऑपोजिशन बदलते रहते थे और आज ऑपोजिशन में था विमला का परिवार। पिछले 1 घंटे से प्रिया की सास और ननद की लड़ाई उनके पड़ोसियों से हो रही थी। निकाल दी इस लड़की को प्रेमला, ये तेरे घर रही तो जैसे तेरे रिश्तेदारों से तेरे रिश्ते बिगड़े हैं ना, वैसे ही पड़ोसियों से भी बिगड़ जाएंगे। ऐसे भी पूरे वाड़े में 1-2 घर के लोगों को छोड़कर कोई तुझसे बात करना नहीं चाहता। ओ हथनी आंटी, ये ज्ञान का पौधा अपने आंगन में लगाओ, इधर नहीं। देख देख जुबान देख इसकी नेहा, तू इसे अपनी दोस्त कहती थी, कैसे इसने तेरी होने वाली सास के कान भरे। होता होता रिश्ता टूट गया, अब कहाँ से मिलेगा सरकारी नौकरी वाला लड़का, बता। दोष तो तुम्हारी बेटी में है, मेरी बेटी को कुछ बोलने की जरूरत मत करना विमला। तेरी होने वाली समझन सामने से ही पूछने आई थी हमसे कि नेहा बोली चाली में कैसी है, तो इसने कह दिया कि बोली में ऐसी है कि उससे कोई बोलता ही नहीं। और चाल तो ऐसी चलती है कि 1 कदम चलती है तो 40 लड़के पीछे चल देते हैं। अब इस पे क्या गलत बोला मेरी बेटी ने, बता तो।
ये सुनते ही पीछे खड़ी प्रिया अपना सर पीट लेती है। मम्मी जी, दीदी अंदर चलिए, बहुत देर हो गई, पापा जी आते ही होंगे। अगर उन्होंने देख लिया तो एक और युद्ध शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ प्रिया, ले जा इनको अंदर। एक तू ही तो है इनके घर में जिसको समझ है, वरना ये दोनों तो सब्जी बेचने वालियों की कैटेगरी में आती है। हमारी कैटेगरी बेटर है भाभी। और किसी तरह प्रिया अपनी ननद और सास को घर ले आती है। हो गया भाभी, लूट ली वाहवाही। देख लो मम्मी, इनको तो सब हमारे अगेंस्ट ही करना है। अरे क्यों प्रिया, 2 साल हो गए तेरी शादी को, पर अब तक तो इस घर के नियम नहीं समझ पाई। जब भी किसी से हमारी लड़ाई होती है तो हमें ही हमेशा क्यों शांत करने लग जाती है। तो ये था प्रिया का ससुराल, जहाँ पर कुछ ना बोलने पर भी प्रिया की क्लास भरपूर लगती थी। और लगती भी कैसे ना, जिसकी ननद बड़ी सी सुई की तरह हो, वो तो वक्त वक्त पर चुभेगी ही ना। रोज़ की तरह सब कुछ शांत करने के बाद प्रिया अकेले ही किचन में जाती है और सभी के लिए खाना बनाकर बाहर ले आती है। अकेले घर का सारा काम करती हो तुम बहू, फिर ये 3 सब्जियां बनाने की क्या ज़रूरत थी? एक सब्जी ही काफ़ी थी। वो पापा जी, दीदी कह रही थी 3 सब्जियां बनाने को, शायद उनका मन होगा तो मैंने बना दिया। भाभी से 3 सब्जियां बनवा रही थी तो उनमें से एक सब्जी तू ही बना लेती, तेरा भी हाथ साफ हो जाता। क्या पापा, भाभी का नाम आते ही आप तो मुझे ही ताने देने लगते हो। किसी दुश्मनी के कारण भाभी से इतना काम थोड़ी ही करवाया मैंने। वो क्या है ना, आजकल भाभी की चर्बी चढ़ने लगी थी, तो इससे पहले वो जिम जाने का सोचे और जिम का कोई इक्विपमेंट उनके ऊपर गिर जाए, उससे पहले ही मैंने उन्हें 3 सब्जी बनाने को कह दिया। अब ज़्यादा काम करेगी तो चर्बी खुद ही घट जाएगी ना। बिन पैसे के घर पर ही वेट लॉस हो जाएगा। भाभी के लिए इतना सोचकर गलती कर दी क्या मैंने मम्मी? अरे तुझे तो अपने मायके में ही सास मिल रखी है अपना बाप के रूप में, अब क्या ही बोलूं बेटा। सब अलग ही नौटंकी है इस घर में। अपनी ननद से परेशान एक लड़की या तो अपनी माँ को फ़ोन करती है या अपनी सहेली को, और इसी तरह अपना दुखड़ा रोने के लिए प्रिया अपनी एक सहेली रेणुका को कॉल करती है। शादी को 2 साल हो गए, पर प्राइवेसी का नामो निशान नहीं है इस घर में। अरे क्या बताऊँ यार, पहले 2-4 गेस्ट आते थे तो उसी के बहाने घर का माहौल थोड़ा ठंडा रहता था, पर मेरी ननद, उससे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कहीं कोई मेरी एक आध तारीफ़ कर देता तो मेरी ननद तो उस पर ऐसे चढ़ जाती थी कि क्या बताऊँ। और फिर वही कलेश और हंगामा। अब तो ऐसी हालत है कि कोई भी रिश्तेदार हमारे घर नहीं आना चाहता। अरे तू तो बड़े से मोहल्ले में रहती है, कितने सारे घर है वहाँ आसपास, कोई फ्रेंड बना ले। फ्रेंड का तो नाम ही मत ले रेणुका। मेरे घर के पास रहती है एक लड़की नेहा, बहुत अच्छी लड़की है। बस परसों मेरी ननद ने मुझे उससे बात करते देख लिया और ऐसी क्लास लगाई उस लड़की की कि भगवान, बताओ, होती होती शादी कटवा दी उसकी। ऊपर से मेरी सास मेरी ननद की भक्त। अरे क्या करूं मैं? फिर तो तू एक बच्चा ही कर ले। जैसे ही तो अपनी सास की गोद में एक नन्हा मेहमान रख देगी ना, अपने आप तेरी सास तेरे आगे पीछे घूमने लगेगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और इसी बहाने काम से भी छुट्टी हो जाएगी और प्रेगनेंसी के दौरान कोई ज़्यादा मुझसे काम भी नहीं करवा पाएगा। और बच्चा होने के बाद तो काफ़ी दिन तक किचन में जाने ही नहीं दिया जाता। ये सही रहेगा। 1 साल बाद प्रिया को बच्चा हो जाता है। अपने कमरे में बैठी प्रिया अपने बच्चे को गोद में खिला रही थी, तभी निव्या उसके कमरे में आती है। अभी तो बाबू सो रहा था, लगता है बाबू को आप जानबूझकर जगा देती है भाभी, ताकि आपको काम ना करना पड़े। शायद ही कोई ऐसी माँ होगी दीदी जो अपने सोए हुए बच्चे को जानबूझकर चूटी काट कर उठाए ताकि उसका बच्चा 4 घंटे रोए, वो भी सिर्फ काम से बचने के लिए। नहीं दीदी, भले पिछले 3 सालों से मैं आपके साथ रह रही हूँ, पर इतनी तेज़ तो अभी मैं नहीं हुई हूँ। और वैसे भी बच्चा होने के बाद रसोई में फिर से जाने के लिए जो रस्में पूरी करनी होती है वो तो हुई नहीं है, तो किचन में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता दीदी। काम ना करने के 100 बहाने हैं भाभी, रसोई का नहीं तो बाहर का काम तो हो ही सकता है। वैसे मेरा कमरा ज़रा गंदा हो गया है, साफ़ कर दीजिएगा। निव्या प्रिया को इतने में कहाँ छोड़ने वाली थी। वो उड़ती हुई अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ के कान भरना शुरू कर देती है। पहली औरत नहीं है मम्मी तुम्हारी बहू जो माँ बनी है। जब देखो बाबू को खिलाने के बहाने काम चोरी करती रहती है। 2 महीने का तो हो गया बाबू, और कितने दिन आराम करवाओगी अपनी बहू से? अरे 40 दिन तो छोड़ने ही पड़ते हैं ना बेटा, उसके बाद ही नियम करके बहू को रसोई में भेजा जा सकता है।
पहले ही रसोई में घुसा दिया तो वापस से कोई ना कोई माहौल से ताने मारने आ जाएगा। तेरी भाभी की हितैषियों की कमी थोड़ी ना है। 40 दिन क्या 60 दिन हो गए, हो गया आराम। अब कल ही नियम करो और घुसा दो रसोई में भाभी को, वरना अकेले कमरे में बैठे बैठे उनके दिमाग में खुराफात आने लगेगी। अब तो बेटा भी हो गया है, तुम्हारे बेटे को लेकर उड़ती दिखेगी तुम्हारी बहू। और निविया अपनी माँ की इतने कान भर देती है कि अगले ही दिन प्रेमला सारे नियम करवा कर अपनी बहू को चूड़ा पहनाकर वापस से रसोई में भेज देती है। चल बहू, अब इस घड़े को भर दे, उसके बाद तेरा हाथ शुद्ध हो जाएगा और तू रसोई में काम कर सकेगी। क्या यार रेणुका, ये कैसा आइडिया दिया तूने। 2-4 दिन का आराम ठीक से मिला भी नहीं कि वापस से रसोई में भेज दिया गया मुझे। और अब प्रिया के साथ वापस से वही सब शुरू हो जाता है जो पहले होता था। खाना बनाने के बाद जैसे ही प्रिया कमरे में आकर ज़रा सा लेटती है कि निविया प्रमिला को लेकर अपनी भाभी के कमरे में पहुंच जाती है। ये देखिए मम्मी, एसी ऑन करके सो रही है भाभी, फिर कहेंगी मेरे बदन में दर्द हो जाता है। ये सब काम के कारण नहीं होता भाभी। अरे क्या बहू, अब फिर से अगर हमने तुझे एसी ऑन नहीं करने दिया तो तू जाकर मोहल्ले वालों को बताएगी और 1-2 घरों में जो हमारी बातचीत चालू है ना, वो भी बंद हो जाएगी। और इस बार अपनी ननद और सास से परेशान होकर प्रिया अपनी माँ को कॉल लगाती है। जॉब नहीं लग रही, शादी कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शादी हो गई तो ननद सर पर नाच रही है, बच्चा कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब तो बच्चा भी कर लिया, ननद अभी भी नाच रही है मम्मी, अब क्या करूं? इससे तो अच्छा मैं किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर लेती। बॉस कितनी गालियां देता, 2-4 ही ना, यहाँ तो हर वक्त गालियां सुननी पड़ती है। नहीं नहीं बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारती। जीवन तो एक जंग है। एक काम कर, अपनी ननद की शादी करवा दे। शादी के बाद उसके ससुराल वाले कितने ही दिन उसे मायके आने देंगे, और हाथ लगते ही अगर उसे बच्चा हो गया तो और अच्छा। खुद का बच्चा हो जाएगा तो तेरा दर्द समझ में आएगा उसे। अरे वाह मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और बेचारी प्रिया अपनी ननद की शादी करवाने में लग जाती है और जैसा प्रिया चाहती थी वैसा ही होता है। कुछ दिनों बाद निविया को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और वो इस खुशखबरी को देने के लिए सबसे पहला फ़ोन अपनी भाभी को ही मिलाती है। हे भगवान, इस बला का फ़ोन क्यों आ गया? हेलो भाभी, इतनी देर क्यों लगा दी फ़ोन उठाने में, सो रही थी क्या आप? खैर छोड़िए, मैंने आपको ना गुड न्यूज़ देने के लिए फ़ोन किया है। मैं माँ बनने वाली हूँ। अब बाबू के पास एक छोटा भाई या बहन आने वाला है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ दीदी। अब आपको पता चलेगा कि माँ बनने का सुख क्या होता है। अब आपको पता चलेगा कि बच्चा संभालना एक देश को संभालने जितना मुश्किल काम है। पहला बच्चा तो मायके में ही करना सही रहता है ना भाभी? अरे ना 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 ना, बिल्कुल नहीं दीदी, और वो भी तब जब मायके में अभी 2-3 साल का पहले ही कोई बच्चा हुआ हो। अच्छा सुगंध थोड़ी ना होता है। अब मुझे ही देख लीजिए कैसे मैंने अपना बच्चा ससुराल में किया और बाबू कितना रिष्ट पुष्ट हुआ है। मायके में तो पहला बच्चा करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और इस तरह प्रिया को लगता है कि वो बच गई, पर ऐसा नहीं होता। माँ बनते ही निविया अपने छोटे से बच्चे को लेकर पहुँच जाती है मायके। आराम से टीवी देखती हुई प्रिया खाना खा रही थी कि तभी दरवाजे से उसे एक आवाज़ आती है। आ गए हम मामी के पास। देखो मम्मी कैसे चुप हो गया, मानो मामी के पास आने के लिए ही रो रहा था। दीदी आप? हाँ भाभी मैं। लीजिए भाभी, अब आप ही संभालिए इसे, तब तक मैं मम्मी और बाकी सबसे मिल लेती हूँ। और प्रिया के हाथ से खाने की प्लेट लेकर निविया अपने छोटे से बच्चे को उसके हाथ में रखकर अपनी माँ के पास चली जाती है। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा था। बच्चा होने के बाद पहली बार आई हो तुम, क्यों ना आज मूवी पर चला जाए? क्यों निविया? बिल्कुल सही कहा भैया, तो आज रात को मूवी का प्लान रखते हैं। और प्रिया का पूरा ससुराल मूवी देखने चला जाता है। मूवी थिएटर में सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। मूवी बस स्टार्ट ही होती है कि निविया का बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। हाय, ये फिर शुरू हो गया। अरे चुप करवा निविया बच्चे को, देख तो कैसा बेचारा फूट फूट कर रो रहा है। मैं क्या करूं मम्मी, मुझसे शान नहीं होता ये। ससुराल में ना मेरी सास ही से संभालती थी, अब आप ही संभालो इसे। अरे मैं इसे संभालूंगी तो पिक्चर कैसे देखूंगी? अरे भाई, कोई बच्चे को बाहर ले जाओ, सब हमारी ओर देख रहे हैं। बच्चे के रोने के कारण सभी को डिस्टर्बेंस हो रही है। बच्चा संभलता नहीं है तो लेकर क्यों आते हो? बच्चा भी पैदा करना और पिक्चर भी देखना है इनको। निविया अपने बच्चे को लेकर उठती है और प्रिया की चेयर के पास जाकर कहती है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ भाभी, ये चुप नहीं होगा।
देखा नहीं, सुबह आपको देखकर कैसे चुप हो गया था। आप इसे लेकर 5 मिनट बाहर घुमा कर ले आओ ना, फिर आकर मूवी देख लेना। वैसे भी 15 मिनट तो एडवर्टीजमेंट चलती है। एक बार ये सो जाए फिर 2 घंटे तक उठेगा नहीं। हाँ। और प्रिया के हाथ से पॉपकॉर्न का डिब्बा लेकर निव्या उसे अपना बच्चा पकड़ा देती है और आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर निव्या पॉपकॉर्न के साथ मूवी एंजॉय करने लगती है। बेचारी प्रिया को मूवी छोड़कर लॉन में जाकर बच्चे को संभालना पड़ता है। कितने दिनों के बाद आज मूवी का प्लान बना था और दीदी ने यहाँ भी मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। आधे घंटे से तो इसे चुप करवा रही हूँ पर यह बच्चा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मूवी देखकर मैं करूँगी भी क्या, स्टोरी लाइन भी समझ में नहीं आएगी। क्या बेटा, तुझे भी परेशान करने के लिए मामी ही मिली। अगली दोपहर प्रिया छत पर कपड़े सुखा रही थी कि नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना हो गया, कपड़े भी हो गए। अब इन कपड़ों को सूखने में 2 घंटे तो लगेंगे, तब तक आराम कर लेती हूँ। ये सोचकर प्रिया खुशी खुशी कपड़े की बाल्टी लेकर छत से नीचे उतर रही थी कि तभी निव्या उसे ढूंढती हुई वहाँ आती है। बताओ, यहाँ हो आप भाभी? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। आप तो बाबू के लिए डायपर रखती होंगी ना, मुझे दे दो ना एक। वो क्या है ना, मैं गलती से डायपर लाना ही भूल गई। और हाँ, दूध की बोतल भी निकाल देना। अरे पर इतने छोटे से बच्चे को दूध की बोतल से आप दूध क्यों पिलाओगे दीदी? उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और वैसे भी माँ जब सामने हो तो बच्चे को बोतल से दूध क्यों पिलाना? कहीं आप मुन्ने को यहीं छोड़कर ससुराल तो नहीं जा रही? बस बस भाभी, आप तो ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई। और सामने कहाँ हूँ भाभी? बाज़ार जा रही हूँ मैं। अच्छा, बाज़ार जा रही हूँ। हाँ, पब्लिक प्लेस में फीडिंग करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं अभी बोतल और डायपर निकाल देती हूँ। बाहर बच्चे ने अगर पोटी वोटी कर भी दी तो तकलीफ़ ना होगी। नहीं भाभी, आप समझी नहीं। पॉटी तो उससे कर दी है। आप न्यू डायपर ले जाकर उसके डायपर बदल दीजिए, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। मुझे मार्केट जाना है। अब इतने दिनों के बाद आई हूँ तो अपनी 2-4 सहेलियों से मिलाती हूँ। अब इसे भी साथ लेकर जाऊँगी तो इतने सारे लोगों को देखकर घबरा जाएगा ना ये, इसलिए दूध की बोतल मांग रही थी। आप इसे ना दूध पिला दीजिएगा जब इसे भूख लगी तो। और हाँ, दूध में ना उंगली डालकर देख लेना, ज़्यादा गर्म ना हो, कहीं दूध से इसका मुंह जल ना जाए। बच्चे का मुंह क्या जलेगा, मेरा तो कलेजा जल गया। ननद की शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, ननद को बच्चा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पर जब से निव्या की शादी हुई थी, प्रिया की तो बैंडी बज गई थी। अब प्रिया बहू के साथ एक आया का फ़र्ज़ भी निभा रही थी खाने के टेबल पर। ये क्या खाना बनाया है भाभी आपने? नहीं माँ बनी हूँ मैं। मुझे अगर अच्छा पौष्टिक खाना नहीं मिलेगा तो तंदुरुस्ती कैसे आएगी मुझ में? मेरा बच्चा दूध पीता है मेरा। निव्या ठीक कह रही है बहू, अब जो वो कहती है वही बना दिया कर, ठीक है ना बेटा? अभी तो आपको खाने में देर है ना भाभी, जब तक सब खा रहे हैं आप मेरे लिए कुछ और बना दो। और हाँ, दाल ना याद से बना देना। बच्चे को अभी से दाल का पानी दूंगी तो इसके शरीर को अनाज की आदत रहेगी। रसोई में काम करती हुई प्रिया इस बार ठान लेती है कि बस अब वो और अत्याचार नहीं सहेगी। बस अब बहुत हुआ। इस प्रॉब्लम का इलाज ना मम्मी कर पाएगी ना रेणुका। अब तो हुक्म का इक्का यानी पापा जी ही काम आएंगे। इन दोनों माँ बेटी की पोल पापा जी के सामने नहीं खोली तो मैं भी प्रिया नहीं। सुबह के 6:30 बजे प्रिया अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक ही उसे जोर जोर से किसी के लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। प्रिया इसके पहले कुछ समझ पाती, निव्या उसके कमरे में अपने बच्चे को लेकर आती है। इसे ज़रा संभालिए भाभी, उस ममता की ना ज़बान बहुत लंबी हो गई है। मम्मी उसे ठीक कर रही है, मैं भी जाती हूँ मम्मी के सपोर्ट में। और पापा जी, उन्हें पता चल गया तो? पापा जी और भैया तो पहले ही बाहर लड़ाई का मोर्चा संभाले हुए हैं, मैं तो बस सपोर्ट के लिए जा रही हूँ। ये सुनते ही प्रिया के तो तोते उड़ जाते हैं। सब कुछ पहले की तरह हो गया था, क्या कहे, उससे भी बदतर, क्योंकि प्रिया का एकमात्र सहारा उसका ससुर भी अब उसकी ननद की टीम में हो चुका था। प्रिया कर भी क्या सकती थी, वही ससुराल और वही ननद और साथ में ननद का बच्चा भी।